हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर ऑल्टरनेटर में सिंक्रोनस इम्पीडेंस और उस ऑल्टरनेटर का फेजर डायग्राम स्टेटर साइड का समझने जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने इक्विवेलेंट सर्किट भी लिखा है, पर इक्विवेलेंट सर्किट मैं पहले ही आपको समझा चुकी हूँ, पर क्वेश्चंस कुछ इसी टाइप के टर्मिनोलॉजीज को लेकर आता है, तो इसलिए मैंने साथ में लिख दिया है। इक्विवेलेंट सर्किट आप पर फेस का, ऑल्टरनेटर का, स्टेटर साइड का पहले ही मैं बना चुकी हूँ, जिसके साथ मैंने रोटर फील्ड वाइंडिंग भी बनाई थी, जो कि एन स्पीड से रोटेट हो रही या सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट हो रही, और स्लिप रिंग की मदद से इसे डीसी सप्लाई दिया जा रहा है। तो ये फ्लक्स प्रोड्यूस कर रही है 5 फील्ड फ्लक्स। वो घूमता हुआ फील्ड फ्लक्स इस आर्मेचर वाइंडिंग के तीनों फेजेस को कट कर रहा है, और तीनों फेजेस के अक्रॉस आर्मेचर स्टेटर वाइंडिंग में ईएमएफ ईएफ फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस हो जाता है। अगर वो सर्किट कंप्लीट होगा तो उस हर फेज के अक्रॉस एक लोड लगा हुआ होगा। वो लोड अभी फिलहाल मैं लैगिंग बोल रही हूँ, पर ये लोड कुछ भी जनरल हो सकता है। जैसे ही लोड कनेक्टेड होगा और सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो एक आए लोड करंट या आर्मेचर साइड का करंट बहने लगेगा। या आर्मेचर साइड का करंट बहते से ही यहाँ पर आर्मेचर रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, साथ में लीकेज फ्लक्स का फिनोमिना होने लगता है, और साथ में ये वाइंडिंग जिस मटेरियल से बनी होती उस मटेरियल का अपना इनहेरेंट रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होने लगता है। तो तीनों टाइप के वोल्टेज ड्रॉप्स का मैंने एलॉबरेट डिस्क्रिप्शन पिछले कुछ वीडियोस में दिया, बहुत अच्छे से आप मेरे उन वीडियोस को रेफर करिएगा, जिसमें मैंने IaRa वोल्टेज ड्रॉप बताया था, रेजिस्टेंस पर फेज रेजिस्टेंस जो आर्मेचर वाइंडिंग का होता है उसके अक्रॉस होने वाला रेजिस्टिव ड्रॉप, लीकेज ऑफ फ्लक्स की वजह से जो लॉस ऑफ वोल्टेज होता है, उस लॉस ऑफ वोल्टेज को हम एक फिक्सिशियस रिएक्टेंस या इंडक्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो XAL हमारा फिक्सिशियस रिएक्टेंस हो गया, लीकेज ऑफ फ्लक्स के फिनोमेना को इलेक्ट्रिकली रिप्रेजेंट करने वाला। और आर्मेचर रिएक्शन का भी बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सप्लेनेशन दिया था। तो आर्मेचर रिएक्शन को भी रिप्रेजेंट करने वाला एक फिक्सिशियस रिएक्टेंस मैंने XAR लिया था। इसके अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा है वो ऐसे कि उतना ही होगा वो वोल्टेज ड्रॉप जितना कि आर्मेचर रिएक्शन के डिस्टर्बेंस की वजह से फील्ड फ्लक्स के फ्लक्स में जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ और उसकी वजह से जो आर्मेचर में इंड्यूस्ड ईएमएफ में जो ड्रॉप हुआ, वो ड्रॉप इसके अक्रॉस के होने वाले ड्रॉप के इक्वल होगा, ऐसा मैं समझाती आई हूँ। चलिए, मैं इसको लेकर एक केवीएल इक्वेशन भी लिख सकती हूँ। तो ईएफ जो है वो मेरा आर्मेचर साइड में सबसे पहले इंड्यूस होने वाला ईएमएफ है, बिकॉज ऑफ रोटेटरी फील्ड फ्लक्स जो कि इसको काट रहा है, और फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग ईएमएफ ईएफ इंड्यूस हो रहा है। ये ईएफ ही यहाँ पर सोर्स का काम कर रहा है, और ये सोर्स ही बाकी सारे वोल्टेज ड्रॉप्स को हो या लोड की रिक्वायरमेंट को, उन सबको एनर्जी सप्लाई करेगा, या यही वोल्टेज जो होगा वो वहाँ पर यूटिलाइज होगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो इस सर्किट को देखते हुए मैं केवीएल इक्वेशन लिख सकती हूँ, जिसमें वी टर्मिनल वोल्टेज जो होगा वो ईएफ माइनस आई XAR जे लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम फेजर्स कंसिडर कर रहे हैं तो इसके अक्रॉस डब होने वाला जो वोल्टेज होगा, फेजर में बात करूँ तो JIXAR होगा, इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा JIAXAL होगा, और इसके अक्रॉस का वोल्टेज जो होगा वो IARA होगा, इस तरीके से। तो वो मेरी केवीएल इक्वेशन ये वाली हो जाएगी, V इज इक्वल टू EF माइनस JIXAR माइनस JIXAL माइनस IARA। इस तरीके से तीन ड्रॉप्स जब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे EF से, तब बाकी का बचा हुआ वोल्टेज लोड के अक्रॉस इन द फॉर्म ऑफ V एपियर होगा। यहाँ पर मैंने लिस्ट आउट कर दिया अलग अलग पैरामीटर्स। तो ये RA है जो कि आर्मेचर रेजिस्टेंस है पर फेज का, इस वाइंडिंग का इनहेरेंट रेजिस्टेंस हमने बाहर शो कर दिया RA के फॉर्म में, रेजिस्टेंस के फॉर्म में, तो वही लिख रही हूँ आर्मेचर रेजिस्टेंस पर फेज का। XL जो है वो लीकेज रिएक्टेंस पर फेज का है, और लीकेज रिएक्टेंस है तो इस रिएक्टेंस को मैं इंडक्टेंस से भी समझा सकती हूँ। LAL मेरा वो इंडक्टेंस है, ओमेगा LAL ये जो होगा वो रिएक्टेंस XL होगा, पर जिसमें LAL जो होगा वो इंडक्टेंस होगा। इसे मैं लीकेज इंडक्टेंस कह सकती हूँ, लीकेज इंडक्टेंस पर फेज का हो गया। XAR जो है वो आर्मेचर रिएक्शन
को रिप्रेजेंट करने वाला जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है एक्स से आर, वो रिएक्टेंस है। तो आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस पर फेज का हो गया। और इसे भी अगर मैं इंडक्टेंस से रिप्रेजेंट करने जाऊं तो एल ए आर से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ और उसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे एक्स ए आर मिलेगा। एल ए आर फिक्सिशियस इंडक्टेंस है जो रिप्रेजेंट कर रहा है आर्मेचर रिएक्शन को। अब यहाँ पर इस सर्किट में हमें दो रिएक्टेंसेस मिल रहे हैं। एक आर्मेचर रिएक्शन की वजह से हम एक रिएक्टेंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इक्विवेलेंट सर्किट में, और एक लीकेज ऑफ फ्लक्स के फिनोमिना की वजह से लॉस ऑफ फ्लक्स जो हो रहा है वो हम मान के चल रहे हैं जैसे कि वो एक्सएल के में इंड्यूस होने वाला फ्लक्स है और जो एयर से अपना पाथ कंप्लीट कर रहा है। तो दो यहाँ पर रिएक्टेंसेस है। इन दोनों रिएक्टेंसेस को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये मेरा एक्सेस हो जाएगा जिसको हम सिंक्रोनस रिएक्टेंस कहते हैं। तो सिंक्रोनस रिएक्टेंस ऑल्टरनेटर का जो होता है वो आर्मेचर रिएक्शन वाला रिएक्टेंस और आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस वाला जो रिएक्टेंस होता है उन दोनों के एडिशन से बनता है। ऐसे ही इंडक्टेंस को भी मैं एडअप कर सकती हूँ। लीकेज ऑफ फ्लक्स के फिनोमेना जो हो रहा है वो एल इंडक्टेंस के अक्रॉस हो रहा है। आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो ऐसे माना कि एल ए आर के अक्रॉस में से जब करंट बहता है तो उतना ही ड्रॉप होता है जितना कि आर्मेचर रिएक्शन की वजह से ड्रॉप हो रहा है। तो इन दोनों इंडक्टेंसेस को ऐड करके मैं एक इंडक्टेंस रिप्रेजेंट कर रही हूँ जो कि सिंक्रोनस इंडक्टेंस होगा। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन को मैं दूसरे तरीके से वापस लिख दे रही हूँ। ई एफ को मैं यहीं रहने दे रही हूँ और बाकी निगेटिव क्वांटिटी को उधर प्लस करके ले जा रहे तो वी प्लस तीनों क्वांटिटीज हो जाएंगी और एल एच एस को आर एच एस, आर एच एस को एल एच एस बना दे रही। तो ई एफ इज इक्वल टू वी प्लस आई आर ए प्लस जे आई एक्स एल प्लस एक्स ए आर ऐसा हो जाएगा। इन दोनों को मैंने ब्रैकेट में ले लिया, दोनों रिएक्टेंसेस को जे आई बाहर ले लिया। इन दोनों के सम को मैं एक्सेस से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ जैसा कि अभी बताया वो कर दिया। तो अब मेरी तीन टर्म्स हो गई वी प्लस आई आर ए प्लस जे आई एक्सेस। अब इन दोनों टर्म्स में से भी आई ए को अगर मैं बाहर निकाल लूँ तो ब्रैकेट में आर ए प्लस जे एक्सेस हो जाएगा और ये इम्पिडेंस हो गया बेटा जिसको मैं जेड एस से रिप्रेजेंट करूँगी और ये मेरा सिंक्रोनस इम्पिडेंस होगा। तो ऑल्टरनेटर कहो या सिंक्रोनस जनरेटर कहो या सिंक्रोनस मोटर कहो उसके पैरामीटर्स आपको जो मिलते हैं वो आर ए एक्सेस या फिर एक्सएल और एक्सएआर या फिर जेड एस ऐसे पैरामीटर्स आपको अवेलेबल रहेंगे। आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस, आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस, आर्मेचर सिंक्रोनस रिएक्टेंस और आर्मेचर सिंक्रोनस इम्पिडेंस ऐसा आप कह सकते हैं। अब मैंने आपको जब फेजर डायग्राम आइडियल उस ऑल्टरनेटर के लिए बताए थे जिसमें वोल्टेज रेगुलेशन 0 था बेटा। अब मैं वोल्टेज रेगुलेशन इनकॉर्पोरेट करके चलूँगी। आगे मैं सारी बात करूँगी कि क्यों मैं बार बार बोलती थी वोल्टेज रेगुलेशन वहाँ 0 है और अब मैं वोल्टेज रेगुलेशन को 0 मानकर नहीं चल रही। मेरा मतलब आइडियल ऑल्टरनेटर नहीं है बेटा। तो बेटा वहाँ पर जो मैंने आपको फेजर डायग्राम्स बताए थे, एक वीडियो में मैंने 6 फेजर डायग्राम्स लिए थे डिफरेंट लोड्स के लिए, यूनिटी पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर, जीरो पावर फैक्टर लैगिंग, जीरो पावर फैक्टर लीडिंग, इन सब के लिए मैंने आपको अलग अलग फेजर डायग्राम्स ड्रॉ करके बताए थे। तो वहाँ पर मैंने ई ए आर और ई एफ की वजह से मैंने ई ए जी एयर गैप ई एम एफ बताया था आपको। तो अब मैं यहाँ पर एयर गैप ई एम एफ को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ इस केवीएल इक्वेशन में या इस केवीएल इक्वेशन में, आप समझिए। तो मैं करने ये वाली हूँ कि जे आई एक्स ए आर मतलब इस टर्म की वजह से मैं एक ई एम एफ ई ए आर आर्मेचर रिएक्शन ई एम एफ से इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो मेरी इक्वेशन हो जाएगी v इज इक्वल टू ई एफ माइनस ई ए आर माइनस जे आई एक्स एल माइनस आई आर ए। मतलब अगर फिर वो माइनस को मैं v के साथ ले लूँ तो मुझे ई एफ इज इक्वल टू वी आई आर ए प्लस जे आई एक्स एल और जे आई ई एक्स ए आर की जगह मैं ई ए आर इंट्रोड्यूस कर दे रही हूँ। अब ई एफ के साथ मैं माइनस ई ए आर यहाँ ले रही हूँ और ये तीन टर्म्स को मैं यही रख रही हूँ। यहाँ पर मैंने लीकेज रिएक्टेंस और आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस को सेपरेट कर दिया है। तो एक टर्म मेरी टर्मिनल वोल्टेज की हो गई, एक आर ए के अक्रॉस के ड्रॉप की हो गई और एक लीकेज ऑफ रिएक्टेंस के ड्रॉप की हो गई। इधर ई एफ माइनस ई ए आर, ये जो वोल्टेज है ये बता रहा है कि जब फील्ड फ्लक्स रोटेट होने लगा तो आर्मेचर वाइंडिंग के अक्रॉस पर फेज में ईएफ डेवलप होने लगा और जैसे ही लोड लगा दिया तो आए करंट बहने लगा। आए करंट बहने की वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ उस फ्लक्स ने फील्ड फ्लक्स को डिस्टर्ब किया। फील्ड फ्लक्स डिस्टर्ब हुआ
तो यहाँ इंड्यूस होने वाला ईएमएफ कम हो गया। कितने से कम हुआ? इतने से कम हुआ। तो अब यहाँ पर फेज आर्मेचर वाइंडिंग जो है उसके अक्रॉस वोल्टेज जो अगर किसी तरीके से मैं वोल्ट मीटर लगा के मेजर कर पाऊँ ना इन हालातों में, तो मुझे वोल्ट मीटर की रीडिंग EAG मिलेगी, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन की वजह से ड्रॉप हो चुका है। आर्मेचर रिएक्शन की वजह से फील्ड फ्लक्स डिस्टर्ब हो गया। अब आर्मेचर वाइंडिंग के अक्रॉस EMF EF नहीं इंड्यूस हो रहा है फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग, यहाँ पर EMF इंड्यूस हो रहा है EAG, क्योंकि ये आर्मेचर रिएक्शन का ड्रॉप हो चुका है। मतलब एक्चुअल अगर मैं वर्किंग कंडीशन में ऑल्टरनेटर का देखूं तो EAG वो वोल्टेज है जो पर फेज आर्मेचर वाइंडिंग के अक्रॉस डेवलप होता है, और वो इन तीनों वोल्टेजेस को या इन दोनों ड्रॉप्स को सप्लाई करता है, और वो लोड के अक्रॉस का बाकी का वोल्टेज अपीयर करवा देता है। इस तरीके से ये आप समझ सकते हैं कि EF में से XAR ये ड्रॉप हो गया था, वो बाकी का बचा हुआ EAG, और ये एक्चुअली टोटल ओवरऑल हमें दिख रहा है आर्मेचर वाइंडिंग के अक्रॉस जो अपीयर होने वाला वोल्टेज है। वोल्ट मीटर अगर मैं किसी तरीके से आर्मेचर वाइंडिंग के अक्रॉस रीड कर पाती तो मुझे EAG वोल्टेज मिलता। ये EAG वोल्टेज बाकी अब आगे सप्लाई करेगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं बेटा। अभी मैं आपको फेजर डायग्राम इस वीडियो में नहीं समझाती, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने थोड़े से डीप में दे दिए, तो आप उसको उतारिए अपने अंदर, उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फेजर डायग्राम एक्सप्लेन करूंगी, जिसमें लैगिंग पावर फैक्टर वाला फेजर डायग्राम होगा, और बाकी दोनों मैंने ड्रॉ नहीं किए, यूनिटी पावर फैक्टर और लीडिंग पावर फैक्टर वाला, तो वो भी मैं यहाँ बोर्ड रब करके ड्रॉ करके आपको अगले वीडियो में फेजर डायग्राम से रिलेटेड पूरा कंटेंट डिलीवर करूंगी। उम्मीद है आपको आज KVL इक्वेशन, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ऑल्टरनेटर, EAG क्या होता है, वो सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर किसी भी टाइप का कोई डाउट हो तो बेटा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपके डाउट्स को पूरी तरीके से क्लियर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।